यूक्रेन युद्ध का आज तीसरा दिन। रूस के कार्गो शिप पर फ्रेंच नेवी का कब्जा। फ्रांस के इस कदम से रूस में काफी नाराजगी है। शिप में है बेहद कीमती कारें और कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। फ्रेंच नेवी और कस्टम जुटे इस शिप की जांच में फ्रांस में मौजूद रूस के एम्बेसडर ने मैक्रो सरकार से संपर्क किया है। उधर यूक्रेन में मौजूद जापान के जहाज पर मिसाइल हमला किया गया है। रूस ने किया 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा। यूक्रेनी नौसेना की 8 नौकाओं को भी तबाह करने का दावा यहां पर रूस की ओर से किया गया है। इससे पहले कीव पर बड़ा हमला रूस की ओर से किया गया। इससे कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान भी पहुंचाया गया है। रूस ने मेलिटोपोल शहर पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं पर यूक्रेन ने भी रूस को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इसके साथ ही 3500 रूसी सैनिकों, 2 टैंक, 14 विमान और साथ ही 8 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया गया है। ज़ेलेंस्की ने दूसरे देशों के समर्थन का यहां पर दावा किया। कहा कि हमारी मदद के लिए ब्रिटेन और अमेरिका सहित कुल 28 देश आगे आए। ये हमें रूस का सामना करने के लिए हथियार और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी देंगे। तो आपको बता दें, रूस और यूक्रेन में जो पिछले 3 दिन से लगातार युद्ध चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन है। और इसी बीच में ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि रूस के कार्गो शिप पर फ्रेंच नेवी ने कब्जा कर लिया है। फ्रांस के इस कदम से रूस में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। यहाँ पर फ्रांस की ओर से जो कब्जा किया गया है, इससे रूस काफी नाराज है। शिप में बेहद कीमती कारें और कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स शामिल है। फ्रेंच नेवी और कस्टम विभाग जो है वो शिप की जांच करने में लगातार जुटा हुआ है। फ्रांस में मौजूद रूस के एम्बेसडर ने मैक्रो सरकार से इस पूरे मामले को लेकर संपर्क किया है। उधर यूक्रेन में मौजूद जापान के जहाज पर भी मिसाइल हमला किया गया है। रूस ने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेनी नौसेना की 8 नौकाओं को भी तबाह करने का दावा किया गया। इससे पहले कीव पर बड़ा हमला किया गया है। इससे कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। रूस ने मेलिटोपोल शहर पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो वहीं पर यूक्रेन ने भी रूस को नुकसान पहुंचाने का यहां पर दावा किया है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि 3500 रूसी सैनिक, 2 टैंक, 14 विमान और 8 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरे आदित्य ठाकरे। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज क्षेत्र में पहली जनसभा उनकी ओर से की गई है। इस सीट पर शिवसेना उम्मीदवार है शैलेंद्र उर्फ राजू श्रीवास्तव। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में शिवसेना ने अपने 60 प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें से 41 मैदान में है। चुनाव आयोग ने 19 उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया है, निरस्त कर दिया है। वहीं पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं आदित्य ठाकरे, और वो भी लगातार जो प्रत्याशी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवसेना की ओर से उतारे गए हैं, उनके समर्थन में कई बार प्रचार प्रसार करते हुए वो दिखाई दिए हैं। आज की अगर बात करें तो सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज क्षेत्र में उनकी ओर से पहली जनसभा की गई है। इस सीट पर शिवसेना उम्मीदवार शैलेंद्र उर्फ राजू श्रीवास्तव है और उन्हीं के समर्थन में यहां पर वो लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। जहां साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में उनकी गठबंधन की जो सरकार है उसमें क्या कुछ कामकाज यहाँ पर किए जा रहे हैं, आमजन के लिए कितना फायदा मिलेगा अगर यहाँ पर शिवसेना की सरकार बनेगी या शिवसेना के कैंडिडेट अगर यहाँ से जीतेंगे। तो ऐसी तमाम बातें उनकी ओर से अपनी इस रैली में, इस चुनावी प्रचार अभियान में कही गई है। उत्तर प्रदेश में शिवसेना ने अपने 60 प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें से 41 मैदान में है। बाकी के चुनाव आयोग ने, यानी कि 19 उम्मीदवार जो बचे हुए हैं, 19 उम्मीदवारों के नामांकन यहाँ पर पूरी तरह से चुनाव आयोग की ओर से निरस्त कर दिए गए, रद्द कर दिए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं आदित्य ठाकरे, और आज वो चुनाव प्रचार अभियान करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, अपनी पार्टी का गुणगान यहां पर गाया, और साथ ही उन्होंने जो लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी से ये अपील करी है कि आप सभी लोग जो प्रत्याशी शिवसेना की ओर से उतारे गए हैं, इनके समर्थन में वोट करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण का मतदान कल 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 61 विधानसभा सीटों पर 693 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, बाराबंकी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, बहराई, श्रावस्ती में वोटिंग होगी। सुल्तानपुर के साथ में रायबरेली जिले की एक सीट पर भी मतदान किया जाएगा। सबसे ज्यादा प्रयागराज के प्रतापपुर सीट से 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट पर भी इसी चरण में वोट डाले जाएंगे। लगातार तैयारियां यहां पर पार्टियों की ओर से चल रही है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में
मतदान होंगे। 4 चरणों के मतदान यहां पर हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान कल होगा। चुनाव प्रचार अभियान पहले यहां पर थम चुका है। डोर टू डोर कैंपेन यहां पर लोग करते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कल जो 5वें चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, इसमें 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होगी। 61 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यहां पर जो मैदान में प्रत्याशी हैं, 693 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कौन कौन से जिले ऐसे हैं वो हम आपको बता देते हैं। प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, बाराबंकी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, बहराइच, श्रावस्ती, ये मेन ऐसे जिले हैं जहां पर कल मतदान किया जाएगा। सुल्तानपुर के साथ में रायबरेली जिले की भी एक सीट पर मतदान होगा। सबसे ज्यादा प्रयागराज के प्रतापपुर सीट की अगर बात करें तो 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में यहां पर हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सराथू सीट पर भी कल ही मतदान होगा। इसी चरण में वोट वहां पर भी डाले जाएंगे। क्या ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच में दूरियां आ गई हैं? जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल के म्युनिसिपल चुनावों में दोनों के बीच में अनबन की खबरें निकलकर सामने आई थी। पीके के पास में बंगाल में म्युनिसिपल चुनावों का पूरा जिम्मा था, यानी कि पूरी जिम्मेदारी उनके पास में थी। लेकिन पीके ने ममता को विश्वास में लिए बिना ही दार्जिलिंग के गोरखा नेताओं से एक और वादा यहां पर कर लिया है। सिलीगुड़ी निकाय की कुछ सीटें उनके लिए छोड़ने का वादा उनकी ओर से किया गया। पश्चिम बंगाल की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने ममता बनर्जी को इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भेजी है और टिकट के एवज में पैसे मांगने की भी दीदी को शिकायत यहां पर की गई है। इसके साथ ही ऐसे में दीदी ने फौरन ये लिस्ट रद्द करके एक नई लिस्ट जारी कर दी है। इस बात से खफा पीके ने नाराज होकर ममता दीदी को एसएमएस भेज दिया। लिखा है कि इन हालातों में उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होगा और इस घटना के बाद में दोनों के बीच में तलखियां जो है, दूरियां जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें, लगातार जिस बात को लेकर पिछले काफी दिनों से कयास लग रहे थे, उसको लेकर अब खबरें भी सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ममता दीदी और प्रशांत किशोर के बीच में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जानकार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल के म्युनिसिपल चुनावों में दोनों के बीच में अनबन की खबरें सामने आई है। आपको ये भी बताते हैं कि दोनों के बीच में अनबन कहां से शुरू हुई है। पीके के पास में बंगाल में म्युनिसिपल चुनाव की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन पीके ने ममता दीदी को विश्वास में लिए बिना ही दार्जिलिंग के गोरखा नेताओं से एक वादा कर दिया है। सिलीगुड़ी निकाय की कुछ सीटें उनके लिए छोड़ने का वादा यहां पर पीके की ओर से किया गया है। पश्चिम बंगाल की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने ममता बनर्जी को इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है और साथ ही टिकट के एवज में पैसे मांगने की भी दीदी से शिकायत उनकी ओर से की गई है। ऐसे में दीदी ने फौरन ये लिस्ट रद्द कर दी है, नई लिस्ट यहां पर जारी कर दी और इस बात से पीके काफी नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज होने के बाद में उन्होंने ममता दीदी को एसएमएस भेज दिया, जहां पर उन्होंने लिखा है कि इन हालातों में उनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होगा और इस घटना के बाद में दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में अब एक नए फॉर्मूले की चर्चा चल रही है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। इन दिनों आम आदमी पार्टी का अकाली प्रेम यहां पर दिख रहा है। 2.5 साल के फॉर्मूले पर काम कर सकती हैं दोनों पार्टियां। पंजाब में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां आपकी प्रबल प्रतिद्वंदी है। सूत्रों के अनुसार वोटिंग के दिन केजरीवाल के करीबी राघव चड्ढा ने फोन किया अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को। फोन करके कहा, इन चुनावों में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम दोनों पार्टियों की सोच एक जैसी है और हमारी पार्टियों के नेतृत्व का तरीका भी लगभग एक जैसा है। ऐसे में सचमुच दिलचस्प होगा नतीजों के बाद का समीकरण। तो आपको बता दें, पंजाब में जो चुनाव है उन चुनावों को लेकर लगातार जब तक परिणाम नहीं आ जाते सरगर्मियां यहां पर बनी हुई है और उसी को लेकर पंजाब में अब एक नए फॉर्मूले की चर्चा चल रही है। इंडिया टुडे की कवर स्टोरी, अखिलेश यादव की चुनौती। क्या उत्तर प्रदेश में सपा के मुखिया अखिलेश हरा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? योगी से सीधी टक्कर में बदल दी मुख्यमंत्री पद की लड़ाई। बिखरी हुई पार्टी को एकजुट कर लड़ाई के लिए सपा ने तैयार किया। अब पूरे उत्साह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी। दोनों अपने अपने कार्यकाल के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से पार पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव दिन रात यहां प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में बिल्कुल नहीं दिखे सांसद सनी देओल।
भाजपा ने गुरदासपुर से सनी देओल को उम्मीदवार बनाया था। देओल ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ को मात दी थी, लेकिन इस बार पंजाब चुनाव प्रचार में सनी देओल एक बार भी नहीं दिखाई दिए। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री की सभा में भी सांसद नहीं दिखाई दिए। आखिरी बार सितंबर साल 2020 में गुरदासपुर गए थे सनी देओल। दूसरी तरफ सनी देओल की सौतेली मां हेमा मालिनी ने प्रचार प्रसार किया है। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने अमृतसर और मौर में भी प्रचार प्रसार किया। अब राज्यपाल के लिए 3 और दिग्गजों के नामों को लेकर चर्चा चल रही है। जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और गंगवार को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। गवर्नर का पद इन तीनों में से मिल सकता है किसी को। दरअसल संतोष गंगवार यूपी में जलवा नहीं दिखा पाए, अपनी बेटी को वो टिकट यहां पर नहीं दिलवा पाए हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। साथ ही गंगवार ने अपनी पीड़ा अमित शाह तक भी पहुंचाई है। अमित शाह ने भी ध्यान से यहां पर गंगवार की बातों को सुना है और फिलहाल धीरज रखने का आश्वासन गंगवार को अमित शाह की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा, आप दिल छोटा ना करें, आपके लिए हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं, आप शुरू कर दो राजभवन में जाने की तैयारियां। वहीं सूत्रों के अनुसार जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को भी यहां पर मैसेज मिला है। इस्तेमाल नहीं की गई युद्ध सामग्री के कबाड़ का निस्तारण करीब 2 दशक पहले पश्चिमी एशिया के युद्ध क्षेत्रों से आयात की खबरें, जहां तोप के गोले, रॉकेट, बम, ग्रेनेड, मोर्टार इनमें शामिल। सेना ने गुप्त रूप से चलाया विस्फोटक मुक्त बंदरगाह ऑपरेशन। महामारी की 2 लहरों के दौरान चुपचाप कबाड़ का निस्तारण किया गया। मुंबई कांडला मुंद्रा बंदरगाह से निकला सैकड़ों टन कबाड़ सेना ने चुपचाप ठिकाने लगाया। इसके साथ ही 1600 टन से ज्यादा जंगी कबाड़, 1600 टन कबाड़ से 2 टन RDX और TNT बरामद। अकेले मुंबई में 16 स्थानों से 900 टन जंगी कबाड़ बरामद किया गया। पुलवामा में 1700 एकड़ में सेना ने निस्तारण मैदान बनाया।